डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कोविड-19 महामारी के बीच हमारे किसान और खेतीहर मजदूर ये सुनिश्चित करने के लिए खेतों में पसीना बहा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। इसलिए किसान साथियों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम मना रहे हैं विश्व नारियल दिवस, जिससे देश में नारियल की खेती और किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम में आपको सबसे पहले बताएंगे नारियल और उसके मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में। मिलवाएंगे एक सफल किसान चिंतला वेंकट रेड्डी से। इसके साथ ही अंत में बात होगी कोविड-19 महामारी के दौरान देश में नारियल उत्पादन की स्थिति के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए देखते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। आज 2 सितंबर है और आज का दिन विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नारियल की सबसे ज्यादा पैदावार दक्षिणी राज्यों में होती है। आज इस कार्यक्रम में हम नारियल पर ही बात करने वाले हैं, खास तौर पर नारियल और मार्केटिंग इंटेलिजेंस की। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में किसी कारोबार विशेष से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण होता है। इस डेटा में मांग, सप्लाई और उत्पादन के अलावा कारोबार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की जानकारी, उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता और सरकारी नियमों का लेखा जोखा शामिल हो सकता है। ये डेटा कारोबार की योजना बनाने और सटीक फैसला लेने में मददगार होता है। नारियल एक बहुमुखी भोजन है। खान पान के अलावा इसका इस्तेमाल दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों में भी होता है। यहाँ तक कि इसके छिलके पर मौजूद रेशे से बहुत से उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इन उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। यही वजह है कि नारियल कारोबार में मांग की कोई समस्या नहीं है, बल्कि अपने बहुआयामी गुणों के चलते इसे जीवन वृक्ष भी कहा जाता है और ये पाम ट्री फैमिली के अंतर्गत आता है। नारियल के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। खासकर 2014 के बाद इसकी खेती में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2010 से 2014 के बीच जहां 9,561 हेक्टेयर जमीन पर नए बाग लगे, वहीं 2014 से 2018 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 13,117 हेक्टेयर हो गया। इस दौरान उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ, जिसके बाद हम नारियल तेल का निर्यात करने की स्थिति में आ गए। दुनिया की कुल कोकोनट उपज में 75% हिस्सा इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत का ही है। सरकार भी नारियल किसानों के साथ खड़ी है। उसने 2021 के लिए पिसाई वाले नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 375 रुपए की और गोल खोपरे की एमएसपी ने 300 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस तरह 2021 सीजन के लिए एमएसपी औसत लागत का करीब 1.5 गुना हो गई है। भारत में नारियल रेशे और उससे बने उत्पाद भी कमाल कर रहे हैं। 2019-20 में 2,757 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये उत्पादों का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात हुआ है। भारत में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का नंबर है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। जहाँ तक विश्व नारियल दिवस का सवाल है, तो इसे मनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी। एशियाई और प्रशांत इलाकों में ये दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में दुनिया के सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन केंद्र हैं।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य से दुनिया भर में नारियल के महत्व और उसके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व नारियल दिवस की थीम से ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2020 में इसकी थीम थी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश, जबकि इस साल की थीम है बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। हिंदी में इसे यूं कह सकते हैं, कोविड-19 महामारी के बीच और उसके बाद एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक नारियल समुदाय का निर्माण। नारियल के पेड़ से भोजन, पानी, लकड़ी और फाइबर जैसे पदार्थ मिलते हैं। अगर इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाए तो गरीबी मिटाने में भी मदद मिल सकती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में जानते हैं धान में पोषण प्रबंधन और कीट व रोग नियंत्रण के बारे में। सितंबर माह में धान की फसल को पोषण की आखिरी खुराक देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि यदि नत्रजन की तीसरी किस्त फसल पर नहीं छिड़की है तो 3/4 बोरा यूरिया धान के खेत में शाम के समय अवश्य बिखेर दें। इतना ही नहीं, धान की फसल में जल प्रबंधन की व्यवस्था भी बनाए रखें। खेत में 2 इंच से ज्यादा गहरा पानी ठहरने न दें। इसके लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। सिंचाई के पानी को भी समय समय पर जांचते रहें। इस महीने धान की फसल में पत्ता लपेटक सुंडी, टिड्डा तथा तना छेदक का आक्रमण होने की संभावना रहती है। विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रोकथाम का काम करें। वहीं धान में फसल फुटाव के समय ब्लास्ट रोग में पत्तियों पर आंख के आकार के काले धब्बे बनते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए 200 ग्राम कार्बनडाजिम या हिप्रोसान या 120 ग्राम बीन 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से फसल पर छिड़काव करें। अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे सफल किसान से कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
अंगूर की खेती किसानों के लिए लंबे समय तक आय का अच्छा स्रोत हो सकती है। इसमें कई तरह के विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ऐसे में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आज हम बात करेंगे एक सफल किसान चिंतला वेंकट रेड्डी की, जिन्होंने बीज रहित अंगूर की खेती कर अपार सफलता हासिल की। खेती में इनके योगदान के लिए सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। चिंतला वेंकट रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। मोटे अनाज की खेती के साथ साथ नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले कई वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में होती है। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और संपन्न कृषक बन गए। ये एक जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने जैविक खेती में योगदान के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हैदराबाद दौरे के दौरान इन्होंने अपनी एसएम तकनीकों का प्रदर्शन भी किया था। रेड्डी ने दोनों राष्ट्रपतियों को बीज रहित अंगूर भी भेंट किए थे। जिस प्रकार जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई, इससे इन्होंने प्रगतिशील किसान को भी आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। फसलों में लगने वाले कीट किसानों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में किसान रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से इस समस्या का समाधान निकालते हैं, लेकिन रासायनिक समाधान टिकाऊ नहीं होते। इससे मित्र कीट भी मर जाते हैं। ऐसे में समस्या के समाधान के लिए प्राकृतिक और जैविक उपाय ही बेहतर है। खास तौर से कुछ परजीवी और कवक कीटों को प्राकृतिक रूप से नष्ट करने में सक्षम हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। रासायनिक कीटनाशकों ने कीटों की रोकथाम में हालांकि बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इस तरह के कीटनाशक स्थायी नहीं होते और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो ये कीटनाशी मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और दूसरे प्रदूषण का भी कारण हैं। इसके अलावा ये फसलों के लिए लाभकारी कीटों को भी नष्ट कर देते हैं। इनके इस्तेमाल से लागत बढ़ जाती है सो अलग। कई बार किसान जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अत्यधिक कीटनाशक युक्त कृषि उत्पाद निर्यात योग्य नहीं रह जाते। कृषि वैज्ञानिकों ने रासायनिक कीटनाशकों के इन दुष्प्रभावों को बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे वैकल्पिक तरीके खोज निकाले हैं जो प्राकृतिक भी हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और न ही ये पर्यावरण को ही किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये बात 2016 की है, जब तमिलनाडु के पोलाची में नारियल पर स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई का हमला हुआ। हिंदी में इसे झुर्रीदार सर्पिलन सफेद मक्खी कहा जाता है। हमला इतना जबरदस्त था कि कृषि वैज्ञानिकों को हस्तक्षेप करना पड़ा। खास तौर से राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मोर्चा संभाला।
वैज्ञानिक अभी हमले का जायजा ले ही रहे थे कि इसका प्रकोप नारियल उगाने वाले सभी जिलों में फैल गया और इसने नारियल के बागानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। अचानक हुए इस तेज हमले से किसानों में घबराहट फैल गई। उन्होंने निदान के लिए रासायनिक कीटनाशकों का ही सहारा लिया। दरअसल उस समय आम किसानों को कीटों पर नियंत्रण के इसी तरीके के बारे में जानकारी थी। महंगे कीटनाशकों की वजह से फसल लागत बढ़ गई। जाहिर है इससे मुनाफा ही कम होने वाला था। बहरहाल कीटनाशकों से सफेद मक्खी की समस्या दूर तो हुई, लेकिन ये निदान टिकाऊ या स्थायी नहीं था। मतलब सफेद मक्खी का खतरा अभी भी बना हुआ था। कुछ दिनों के बाद वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने एनकार्सिया ग्वादेलूप नाम के परजीवी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने इस परजीवी का किसानों के बीच जमकर प्रचार किया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें परजीवी पदार्थ की पहचान कराई गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण सिखाया गया और सबसे जरूरी, किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से सख्ती से मना किया गया। साथ ही उत्पादकों को परजीवी के संरक्षण और संवर्धन के लिए बैंकर संयंत्रों के रूप में केला और कैनेना इंडिका उगाने की सलाह दी गई। इन कोशिशों के जल्द ही बेहतर नतीजे सामने आए और परजीवियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। परजीवियों की ये विशाल सेना अब सफेद मक्खी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसी बीच वैज्ञानिकों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने इसरिया फ्यूमोस रोसिया की पहचान की। ये एक तरह का एंटोमोपैथोजेनिक फंगस यानी कवक था और पहले वाले परजीवी से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी भी। वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया। ये कीट के सभी जीवन चरणों को मारने में सक्षम था, यानी चाहे मक्खी का लार्वा हो, छोटी उम्र का कीट हो, युवा कीट हो या फिर बूढ़ी हो चुकी मक्खी, इस कवक ने किसी को नहीं बख्शा। इसने मक्खी पर जबरदस्त हमला बोल दिया और कीट मृत्यु दर को 91% तक पहुंचा दिया। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी पेड़ पर 100 कीटों का आक्रमण हुआ था, कवक ने उनमें से 91 का सफाया कर दिया। नारियल किसानों के बीच आज इस जैव नियंत्रक एजेंट की भारी मांग है। विश्लेषणों से पता चला है कि इस कवक के इस्तेमाल से प्रति हेक्टेयर लागत 9,500 रुपए घट जाती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। दुनिया भर के देशों में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिन तमाम देशों में नारियल के प्रति जागरूकता और इसके महत्व का प्रसार किया जाता है।
इसका उद्देश्य है नारियल के कच्चे माल का निर्यात कर विश्व में इसका उत्पादन बढ़ाना। विश्व नारियल दिवस की शुरुआत 2009 में हुई थी। एशियाई और प्रशांत इलाकों में ये दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वजह ये है कि इन क्षेत्रों में दुनिया के सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन केंद्र है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में नारियल के महत्व और उसके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व नारियल दिवस की थीम से ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी है। इसके फल में मौजूद पौष्टिक पानी पीने के काम आया है। गिरी खाने और तेल के लिए इस्तेमाल होती है। छिलका और रेशा औद्योगिक उपयोग में और पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर और खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर, दरवाजे और खिड़की बनाने में होता है। नारियल के फल और जल में कई तरह के विटामिन, शर्करा और खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके रेशे से पायदान, चटाइयाँ, बगीचे में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, एक्वेरियम फिल्टर और रस्सियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये सोफों में भी इस्तेमाल होता है। इन्हीं गुणों की वजह से इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से नारियल के माध्यम से हम देश के अंदर किसान और किसानी को बढ़ा सकते हैं और किसान को लाभ भी दिला सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भी नारियल के किसानों का होगा। क्योंकि नारियल के किसान जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ कि किसानों का, नारियल के किसानों ने जो पिछले लगातार इतने वर्षों के अंदर जो काम हुआ है, और उसको देखते हुए हमें आने वाले समय के अंदर भी, जैसा भी सेक्रेटरी साहब ने भी कहा और राजवीर जी ने भी कहा कि हमें उत्पादन में भी वृद्धि करनी है और उत्पादकता में भी, और वैल्यू एडिशन के ऊपर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगभग 1.25 करोड़ किसान हैं जो देश के अंदर कोकोनट की खेती करते हैं। और आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय तोमर साहब के नेतृत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अभी सोसाइटी का जिक्र भी किया गया, और जब समूह बनता है, संगठित होते हैं, तो उससे निश्चित रूप से उससे लाभ होता है। और उसी का परिणाम है कि आज नारियल के किसान हैं वो निश्चित रूप से इसके अंदर लाभ भी ले रहे। और जैसा कि एफपीओ बनाए जा रहे हैं, उन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान हैं, वो सब छोटे किसान मिलकर अगर संगठित होकर अगर काम करेंगे और एफपीओ के माध्यम से जो सरकार की योजना है उसके अनुसार अगर उसका सदस्य बनकर और हम उसका प्रोसेसिंग और करके और स्वयं बेचेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इनकम बढ़ेगी। जैसा कि आज नारियल के हमें पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग करते हैं और इसके साथ ही खाने में भी उपयोग किया जाता है। और साथ ही मैं इसको धर्म से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि धर्म के अंदर भी हम देखते हैं कि जहाँ भी यज्ञ किया जाता है तो वहाँ पर भी नारियल का उपयोग होता है। तो आज ऐसा महत्वपूर्ण हमारा जो ये एक जिसकी पूजा भी करते हैं, तो ऐसा नारियल का पौधा है जो आने वाले समय में मैं यही कहूँगा कि इसके लिए हमें और भी वैल्यू एडिशन के करके हम किस तरह से इसको एक लाभकारी बना सकते हैं और इसको और ज़्यादा किसानों के लिए लाभदायक बना सकते हैं। तो इस दृष्टि से भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नारियल के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। 2014 से 2018 के बीच नारियल का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। 2013-14 में प्रति हेक्टेयर नारियल उत्पादकता 10,122 फलों की थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 11,516 फलों तक पहुंच गई। इसी साल भारत में नारियल की खेती 20,80,000 हेक्टेयर में थी और उत्पादन 2,395 करोड़ फल था। बड़े उत्पादन के बाद 2016 में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों को नारियल तेल का निर्यात करने की स्थिति में आ गया। उससे पहले हमें इसे आयात करना पड़ता था। 2016-17 के दौरान 2,084 करोड़ रुपए के नारियल उत्पाद दूसरे देशों को निर्यात किए गए। इसके साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में नारियल की हिस्सेदारी 27,900 करोड़ रुपए हो गई। आज हम सब लोग नारियल के किसानों के साथ इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं।
हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि नारियल एक ऐसा फल है जिस पर एक तरफ किसानों की आजीविका निर्भर है और दूसरी तरफ देश की आवश्यकता की निर्भरता भी है। कैलाश जी अभी आध्यात्मिक दृष्टि से भी नारियल की चर्चा कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि फल तो देश में बहुत हैं, लेकिन अगर फल के साथ श्री लगाया गया और श्रीफल कहा गया तो सिर्फ नारियल को ही कहा गया। और यह नारियल के किसानों के लिए गौरव की बात भी है और हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात भी है कि हम सब श्रीफल की खेती में अपना योगदान कर रहे हैं। खेती के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, यह महत्वपूर्ण है। साथ ही किसान को उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य प्राप्त हो। इस दिशा में भारत सरकार ने भी ध्यान केंद्रित किया है और नारियल के किसानों की दृष्टि से अगर हम देखें तो नारियल बोर्ड ने भी अपनी अनान्य योजनाओं के माध्यम से इस को दिशा देने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया है। नारियल एमएसपी से जुड़ा हुआ है। नारियल के किसानों को समय समय पर प्राकृतिक आपदा में संरक्षण मिल सके, इस दिशा में भी योजना संचालित की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे नारियल के किसान काम कर रहे हैं वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अभी राजवीर जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने पूरे विश्व के उत्पादन में भारत का हिस्सा और उत्पादकता के क्षेत्र में भी जो हमारी प्रगति है वह निश्चित रूप से विश्व भर में उल्लेखनीय है। और यह किसान हितैषी नीतियाँ, बोर्ड के निर्णय, उनका क्रियान्वयन और किसानों का जो परिश्रम है उसी का निश्चित रूप से परिणाम है। यह क्रॉप महत्वपूर्ण है और इस खेती से और अधिक किसान जुड़ें, यह समय की निश्चित रूप से आवश्यकता भी है। भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी नारियल की खेती से रोजगार पा रहे हैं। इसके उत्पादन का 90% हिस्सा समुद्र तटीय राज्यों का है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया और दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि जगत की जानकारियों से भरपूर हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।